नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और कोई समय नहीं गवाऊंगा आज मैं दर्शकों का। जो मैंने कहा था 10-12 दिन पहले, तो भक्तों की पूरी फौज कूद पड़ी थी मेरे यूट्यूब वीडियो पे कि आप देश में हाहाकार मचाना चाहते हो, आप गलत तथ्य देना चाहते हो। अब तो पूरी की पूरी सरकार ये मान रही है। और इनके एपस्टीन फाइल वाले मंत्री ने तो तमाम परंपराओं को धत्ता बताते हुए कुछ तस्वीरें लीक कर दी है शिव जी सोशल मीडिया पर। मोदी गायब है, नदारद है, न जाने नरेंद्र मोदी कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। और ऐसे बुरे समय पर इनको कौन सा कानून काम आया पता है शिव जी? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया कानून काम आया है। और इनके सो कॉल मंत्री जो हैं, भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है शिवराज सिंह चौहान। उसको क्या बोलते हैं, थेथराई कर रहे थे लोकसभा में खड़े होके, बंगाल बंगाल बंगाल, और कह रहे थे कि लाल गेहूं आता था इनके टाइम पर, हमारे टाइम पे अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। अरे वो हरित क्रांति इंदिरा गांधी ही करके गई थी। बेशर्मी की हद इनके मंत्रियों की है। लेकिन सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आऊंगा और आपसे समय लेना चाहूंगा शिव जी थोड़ा सा, ताकि मैं दर्शकों को ये बता दूं कि आखिर भैया इस देश की हालत हो क्या रही है और इस देश में किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक एक करके मैं तमाम खबरें, आप ये देख लीजिए, भास्कर की खबर है, देश के कई राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत, गैस नहीं मिल रही है। अब आप दूसरी खबर देख लीजिए। ये दूसरी खबर आपको क्या बताएगी कि 9 राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक, होटल और रेस्टोरेंट संचालक बोले बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिल रही है। बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार है होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिल रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण भारत आने वाले एलपीजी शिपमेंट में देरी हो रही है। और अब अगली खबर देख लीजिए। एक एक करके मैं तमाम खबरें जो है वो दर्शकों के सामने रख रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं। पुणे में गैस से चलने वाले 18 शमशान घाटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण देश में तेल और गैस की कमी देखी जा रही है। और अगली खबर आप आ जाइए। ये एक एक करके तमाम खबरों को मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। ये अगली खबर आपको बताएगी कि इस अगली खबर में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, क्या आपके सामने चीजें निकल कर सामने आ रही है। इस अगली खबर को ध्यान से देखिए हमारे तमाम दर्शक। इस अगली खबर में आपको ये पता लगेगा, भैया ये एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं शिव जी, और ये आईपीएस अधिकारी साहब शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं कि भैया जब बुक किया था तब 924 का था, अब 984 मांग रहे हैं। अरे हम बिहार वाले लोगों का देखिए, सबसे महंगा रेट हम लोग दे रहे हैं, अभी तो ये मांग रहे हैं, आगे चलकर आपको हो सकता है कि इतने रेट पर भी आपको ना मिले। अब अगली खबर आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जरा अगली खबर को देख लीजिए। ये अगली खबर नवभारत टाइम्स की खबर है। सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों का मुंह घरेलू गैस की ओर मोड़ा, पूरे देश में एस्मा लागू कर दिया गया है। क्या ये कानून है, ये भी हम आपको बताते हुए नजर आएंगे। और ये जो खबर है ये आपकी चौंकाने वाली बात है। इस खबर को आप देख लीजिए कि अमेरिका ईरान युद्ध में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम एस्मा 1968 को पूरे देश में लागू कर दिया है। 1968 में ये कानून बना था। देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की जरूरत इनको पड़ गई है इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए कानून की आगे। इसका मकसद देश में बिना किसी बाधा के घरेलू गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सरकार ने साथ ही रिफाइनरी कंपनियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को यह निर्देश भी दिया है कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। साथ ही यह भी कहा है कि कंपनियां अपने हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन यूनिटों को एलपीजी प्रोडक्शन की ओर डाइवर्ट करते हैं। और इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को भी लागू कर दिया है। ये 1955 का जो इसेंशियल आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1900 जो आवश्यक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? 1951-52 में चुनाव हो गया था। देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री आजाद भारत के बाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संकट के दौर में जब फंसे तो नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए कानून को ही इन्हें अपनी मजबूरी में अपने काम के लिए इनको इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, ये राजनीति राजनीति खेल रहे हैं, इनके मंत्री और तमाम लोग राजनीति राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन देश की इन्होंने ये हालत कर दी है। और इनके एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री शिव जी,
कुछ तस्वीरें उन्होंने रिलीज की है, वो तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा और सरकार का गजट नोटिफिकेशन भी आगे मैं दर्शकों को दिखाऊंगा और तब ये समझ में आएगा कि आखिर ये पूरा मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नदारद हो गए। जब भी देश में संकट की स्थिति आती है प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। बल्कि आज मैंने पोस्ट किया, एक बीजेपी के बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा, उन्होंने बताया, वो कह रहे पाकिस्तान बांग्लादेश पता नहीं क्या क्या बताते हुए नजर आए, फिर ये बताया कि ये कर रही है सरकार, वो कर रही है सरकार। मैंने उसमें कहा कि भैया कोविड के टाइम में तो थालियां बजवा दी थी, जबरदस्ती कोविड के टीके लगवा दिए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में पलट गए कि नहीं हमने जबरदस्ती तो नहीं लगवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार देशभक्ति के नाम पे मोदी जी कहे कि सिलेंडर उठा के बालकनी में आ जाओ और सिलेंडर बजाओ, विश्व शांति का संदेश देना है, हमें सिलेंडर बजा के देना है। खाली सिलेंडर का करोगे क्या? क्या करेंगे हम लोग खाली सिलेंडर का? लेकिन मेरा तो दर्द सिर्फ एक ही बात का है, इतने बड़े संकट के समय पर टीवी पर दिखने के शौकीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गायब है? वो तमाम चीजें पहले सूत्रों के हवाले से आनी शुरू हो गई, फिर बैठकों के हवाले से आनी शुरू हो गई, फिर प्रेस रिलीज के माध्यम से आनी शुरू हो गई, फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर आनी शुरू हो गई। इनके बेशरम मंत्री फोटो तस्वीरें लीक करने लग गए, दूसरे मंत्री संसद भवन में तेतरई करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा में कि हमने ये कर दिया, गोदाम भर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जुमा जुमा 4 दिन तो उनको कृषि मंत्री बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने गोदाम भर दिया, बाकी सब चीजें भर दी। लेकिन ऐसे माहौल में देश में गैस की कालाबाजारी शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमत कब तक इसी लेवल पर थमी रह जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। देश एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और ये नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों की वजह से और तथाकथित भक्त पत्रकारों की वजह से बढ़ रहा है, एंकरों और एंकरानियों की वजह से बढ़ रहा है, जो ये कह रहे थे कि युद्ध ईरान में हो रहा है, अब दूसरे की भट्टी में टांग क्यों अड़ा है। अब समझ में आ गया भैया कि वो युद्ध ईरान में हो रहा था लेकिन टांग अड़ानी थी उसमें। टांग अड़ाते तो शायद आपके जहाज को ईरान आने देता, टांग अड़ाते तो शायद गैस की किल्लत इस तरह से होती नहीं। लेकिन एक बड़ा संकट भारत में पैदा होने जा रहा है शिव जी, जिसकी शुरुआत हो गई है। संतोष जी, समस्या ये नहीं है, हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। 146 करोड़ जनसंख्या हमारे पास है। हम अपनी तुलना बांग्लादेश से नहीं कर सकते, अपनी तुलना श्रीलंका से नहीं कर सकते, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार से नहीं कर सकते। हम चीन से भी ज्यादा जनसंख्या के देश हैं। तो हमें हर निर्णय बड़ा सोच समझकर लेना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ क्राइसिस गैस की आई तो क्या हालत हो जाएगा? क्या इस पर भारत की सरकार ने विचार किया? क्या हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की क्राइसिस आई तो भारत की सरकार पर क्या असर पड़ेगा? क्या किसी ने बात की? 2000 में जब भारत की संख्या 100 करोड़ नहीं थी, उस समय जब ईरान और अमेरिका का, इराक और अमेरिका का युद्ध हुआ था, संतोष जी, उस समय डीजल पेट्रोल पर पंपों पर गिनी चुनी हुआ करती थी। 5-5 किलोमीटर किसानों की लाइनें लगती थी, क्योंकि खेती किसानी डीजल से होती थी, पंप से होती थी। डीजल पंप चलते थे, तब खेतों की सिंचाई होती थी, गेहूं की भराई होती थी। मैंने उस लाइन में लग के डीजल खरीद के घर भेजा है। मैं इंटर में पढ़ता था उस समय। गांव के लोग आ जाते थे, मैं एटा में रहता था, गांव के लोग आ जाते थे, रात भर पंपों पर लाइन में लगे रहते थे। पता लगता था जब हमारा नंबर आया तब तक पंप में डीजल खत्म हो गया, फिर दोबारा दूसरी पंप पे जाके लाइन में लग जाओ। और आज इस देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिना सोचे समझे ये इतनी बड़ी पोजीशन बना दी। अरे भैया, आपको तो जनसंख्या के बारे में विचार करना था। आज जितनी क्राइसिस बढ़ेगी, मुंबई में हाहाकार मचा हुआ है, रेस्टोरेंटों ने हाथ खड़े कर दिए। अभी अभी खबर मिल रही है कि उत्तराखंड में कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई। आप क्या क्या संभालोगे? इतने बड़े जनसंख्या के देश को राशन पर आपने टिका दिया है। 81 करोड़ से लेकर 85 करोड़ लोगों को चीख चीख कर आप कहते हो राशन दे रहे हैं। सिलेंडर कहां से लेगा वो? आज ब्लैक में सिलेंडर की कीमत 2000 रुपया है संतोष जी। सुबह से 1.5 घंटे में बुक कर पाया हूं मैं भी। मैंने कहा एक तो ले लो। कल केवाईसी जाके कराई, बिना केवाईसी की बुक भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं करा पाई हो केवाईसी तो करा लीजिए। अब बिना केवाईसी की बुक नहीं होगा, और बुक हो रहा है बड़ा मुश्किल से। दर्शकों को बता दें, सारे नंबर आउट ऑफ सर्विस हैं। तो एक नंबर है उसमें 1800-22-4344। इसे ले जाइए, अपने व्हाट्सएप पे डालिए, उसे मैसेज करिए, वो लैंग्वेज पूछेगा,
कुछ भी हो लैंग्वेज बता के उसे लिख दीजिए, मेरा मान्यवर सिलेंडर बुक कर दीजिए। अभी बड़ा सोच समझ के भाषा भी यूज करनी पड़ेगी, तो उधर से मैसेज आ जाएगा आपकी बुकिंग का, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि हम संतोष जी जिम्मेदार पत्रकार हैं, हम नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हैं, हम सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि नागरिकों की आवाज सरकार तक पहुंचे। और ये तो कब हाथ खड़े कर देंगे आपको याद होगा, जब आप अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, तब इसी राज्य के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, तत्कालीन कानून मंत्री सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा था। एक भी आदमी को लखनऊ में कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी। ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं। आपको सिलेंडर नहीं मिला तो एक भी मंत्री आपका फोन नहीं उठाएगा सिलेंडर के लिए। वो छोड़िए स्वास्थ्य राज्य मंत्री, हमें याद है, युवा कांग्रेस विधायक, सुन लीजिए संतोष जी, उस समय तत्कालीन गाजियाबाद के विधायक अतुल अग्रवाल, अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री थे, अतुल गर्ग उस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। लोग दरवाजा पीटते रहे, उन्होंने गेट नहीं खोला था। ये उसी पार्टी के लोग हैं। ये बड़े शेर हैं, ये बड़े संग्रामी हैं, प्रतापी हैं। जब तक चल जाए तब तक इनसे सवाल करने लगो तो ये बगले झांकने लगते हैं, छिपने का स्थान तलाशने लगते हैं। ये उस प्रतापी पार्टी के नेता हैं। जो शुरुआत होती है वो अंत तक रहती है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का ही आज कानून लगाया है, कुछ नहीं मिला। दिन भर गालियां देते थे, कहां है वो निशिकांत दुबे, क्यों लगाया एस्मा? एस्मा तो इंदिरा गांधी ने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, एस्मा को क्यों लगा रहे हो? अरे आप फैस्मा लगा दो, आप जैस्मा लगा दो, बना दो कानून। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना आता है। और इसीलिए 2025 मई से आपके मुंह को सिल दिया गया है, उस पर पेच कस दिए। हमने सीज फायर रुकवाया। जिस दिन आपने पहले दिन जवाब नहीं दिया था, उसी दिन मुझे पता लगा कि देश गलत लोगों के हाथ में है। और एक बात और शिव जी, आपने कोविड का जिक्र किया। कोविड के टाइम में मंत्रियों, सांसदों, नेताओं, छोड़ दीजिए, 2 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को सूचना दी थी, प्रधानमंत्री ने उनकी मदद नहीं की। मैं जानता हूं, 2 लोगों को जानता हूं। आप ये अतुल गर्ग की बात कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मदद नहीं की, एक उनके अपने संसदीय क्षेत्र के थे। बाकी आप आगे आ जाइए। इसमें तो मैं महान उन लोगों को मानता हूं शिव जी, युवा कांग्रेस के एक नेता जो थे, जो सिलेंडर और बाकी सब ऑक्सीजन की मदद पहुंचा रहे थे, आपने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। थोड़ी बहुत कोशिश सलमनी त्रिपाठी कर रहे थे, और थोड़ी बहुत कोशिश दिल्ली के कई पत्रकार कर रहे थे, एक मीडिया संस्थान समूह बनाकर। और आज मैंने उन रिपोर्टरों ने मुझे कहा कि भैया मेरा नाम मत लीजिएगा। नहीं, एक लाइन मत बोल देता हूँ, एक लाइन। उन रिपोर्टरों ने मुझे कहा कि नहीं भैया हमारा नाम इसमें मत कभी लीजिएगा। जब दिल्ली से लोग मेरे गृह राज्य बिहार जा रहे थे, 50, 60, 70 के उसमें उत्तर प्रदेश के, मैंने अपने 2 रिपोर्टर जिले के भाइयों को फोन किया कि यार ये इतने दिन से भूखे, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तमाम कोविड की रिस्ट्रिक्शन लागू थी, उन्होंने प्रशासन से तमाम अनुमति ली, और उसके बाद आज मैं पब्लिकली उनको धन्यवाद कहता हूं। उन लोगों ने करीब 50, 60 और एक ने करीब 125 लोगों का खाने पीने का इंतजाम किया, 2 दिन ठहराए। वहां पैरों में छाले पड़ गए थे लोगों के, चूंकि पैदल अपने गांव जा रहे थे, उनकी व्यवस्था की थी उन्होंने सिर्फ। और ये नेता हिंदू को बचाने के नाम पर अपने अपने घरों में छिपे हुए बैठे थे। संतोष जी, उस समय मैंने 200 डॉक्टर के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। एक दिन एक पीड़ित का फोन आया कि मेरी मां को अगर बिस्तर नहीं मिला तो 1 घंटे में उसकी जान चली जाएगी। मैंने तत्कालीन 2 एम्स के अपने सहयोगियों को फोन किया, उन्होंने जाके जोधपुर में बेड की व्यवस्था कराई। आज वो मां जीवित है, मुझे प्रसन्नता होती है। और वो कहती थी आप तो मेरे दत्तक पुत्र हो। मैंने कम से कम, मेरे ऑफिस में आज भी 4 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे हुए हैं, वो सब चंदे के जरिए इकट्ठे किए गए थे। जिसे जरूरत है ऑक्सीजन ले जाओ। अपनी एक सहयोगी है जो यशवंत राणा के चैनल में काम करती थी, सुधा उपाध्याय, उनके हस्बैंड की तबीयत बिगड़ गई थी, मरने की स्थिति में थे, कोई बचाने वाला नहीं था, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई गई, आज जीवित हैं। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया वो क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने जिस पत्नी ने अपनी जी जान लगा के उनकी जान सुरक्षित की थी, उसे तलाक ले लिया ठीक होने के बाद। मैं
और कुछ नहीं बोलूंगा। ये बहुत घटिया करते रहा। मैं भी माफी चाहूंगा भावुक होने के लिए, क्योंकि मुझे अचानक उन तमाम लोगों की याद आ गई जो इसलिए हमें फोन करते थे कि मैं बीजेपी और संघ कवर करता था, बहुतों की मदद कर पाया, लेकिन हकीकत है कि जो मदद कर पाया वो 3-4% लोगों की कर पाया। करीब 10-12 ऐसे लोग थे जिनकी मदद मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लगातार लोगों से कहता रहा, लेकिन उनकी मदद का जुगाड़ कोई हो सुन नहीं नहीं रहा पाया। था, कोई कोई सुन सुन नहीं नहीं रहा। रहा। ये वो, इसलिए मैं अरे थोड़ा सा भावुक हो गया, उन लोगों संतोष को जी, याद करके एक मैं बड़े थोड़ा सा चैनल भावुक हो के गया। संपादक ने फोन किया, बड़े चैनल के संपादक ने फोन किया, मिश्रा जी मेरे रिश्तेदार की जान चली जाएगी, ऑक्सीजन दिला दो। मैं अपनी बड़प्पन की बात नहीं करता हूं, मैंने एक व्यवहार और एक सिस्टम बना रखा था। आज उन सबको लाभ मिला, सब सुरक्षित है, और जिनकी मदद नहीं कर पाई वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, उनसे माफी मांगता हूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन अब बिल्कुल। ये और किल्लत अगर गैस की आई तो क्या होगा? नहीं, और ऑर्डर ये जो अवैध, चूंकि हम लोग चूंकि क्योंकि तथ्यों पे यहाँ बात करते यहाँ हैं। संतोष जी, यहाँ विपरीत परिस्थिति है। कोरोना में हम उनकी मदद नहीं कर पाए जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा था, लेकिन गैस सिलेंडर के बिना तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक एक परिवार में 10-10 लोग होंगे, एक एक परिवार में 8-8 लोग होंगे। ये ऑर्डर की कॉपी है शिव जी, ये द गजट ऑफ इंडिया, और ये जो है 9 मार्च को निकाला गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए, जिसमें उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जवाहरलाल नेहरू के जमाने में बने कानून को जो लागू किया है। वो मैं कॉपी दर्शकों को दिखा रहा हूं ताकि दर्शक इस बात को समझ सके कि भैया ये क्या खेला हो रहा है और किस तरह से ये सरकार बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात और, जो मैंने कहा ना कि तस्वीरें रिलीज हो गई है, वो तस्वीरों को भी डाल देता हूं। हरदीप सिंह पुरी है, ये एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री हैं शिव जी, इन्होंने एक पोस्ट किया है, और जो इन्होंने पोस्ट किया है वो इनकी बेशर्मी को और ज्यादा दिखाता है कि ये किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। इन इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स टुडे, ये कल 9 मार्च को 8:30 बजे का पोस्ट है, 8:29 का, और इन्होंने तमाम पत्रकारों को बुलाया। एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन था शिव जी। मैं बता देता हूं, इस तरह के इनफॉर्मल इंटरेक्शन मैंने भी बहुत सारे कवर किए हैं। जो ये अनौपचारिक वार्ता होती है, इसकी तस्वीरें इस तरह से लीक नहीं की जाती है। तमाम पत्रकारों को आपने बुलाया, इसमें से ज्यादातर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसमें से ज्यादातर 2-4 को छोड़कर कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई मोदी की चर्चा ही नहीं करता है, कोई हरदीप सिंह पुरी की चर्चा ही नहीं करता है। इसमें से ज्यादातर पत्रकार हैं जो विशुद्ध खबर लिखते हैं, और आज की अखबारों में विशुद्ध खबर इन्होंने लिखा हुआ है उस इंटरेक्शन के बाद, तमाम तथ्यों को रखते हुए। संपादक रेंगते हैं, पत्रकार बहुत ज्यादा, रिपोर्टर बहुत ज्यादा नहीं रेंगते हैं। ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, कोई फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, कोई फॉर्मल इंटरेक्शन नहीं था, अनौपचारिक वार्ता थी। और आपने तमाम पत्रकारों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट करके क्या साबित करने की कोशिश की है? इनफॉर्मल इंटरेक्शन की तस्वीरों को शेयर नहीं किया जाता है। क्या बताना चाहते थे आप? तस्वीरें शेयर करनी थी तो आपने पत्रकारों से इजाजत ली थी क्या? इनफॉर्मल मीटिंग में सोर्सेस के हवाले से बहुत सारी बातें बताई जाती है शिव जी, अगर हम उसको खोलने लग जाए ना तो एक वाजपेयी नहीं बचेगा, सारे के सारे नंगे हो जाएंगे इनफॉर्मल मीटिंग में ये एक दूसरे के बारे में जो बोलते हैं। एक वाजपेयी नहीं बचेगा चेहरा दिखाने के लिए, मैं आपको बताऊं। और आप पत्रकारों को इनफॉर्मल मीटिंग के लिए बुलाकर, इनफॉर्मल इंटरेक्शन के लिए बुलाकर, उनकी तस्वीरें खिंचवाकर आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और तमाम चीजें जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बता रहे हो? आप किस बात का डर है आप? ये है इनकी हद, और ये है इनकी सच्चाई, और ये सच्चाई अपने आप में बताती है कि ये किस लेवल तक गिर गए हैं और देशवासियों से सच छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष जी, स्थितियां विकराल हैं। सभी देशवासी पहले तो पेशेंस बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, सरकार की इस पूरी सिस्टम में सम्मिलित रहें, क्योंकि स्थितियां ठीक नहीं है। ठीक स्थितियां नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, और सबको न्याय मिले, सबके घर में गैस बनी रहे, डीजल पेट्रोल की किल्लत ना आए, ऐसी मेरी परमपिता से, परमेश्वर से प्रार्थना है। सबको भोजन मिले, उसके बाद मुझे भी भोजन मिले। आप सब लोग पैनिक ना हो, घबराएं ना, आपाधापी में ना आए। अभी मैं नीचे गया था तो मेरे आसपास छोटे मझोले, जो चाय वाले, खोमचे वाले, जो सब गैस सिलेंडर पे काम करते हैं, छोटा मोटा भोजन पानी करने वाले, सब बेहद परेशान है। कह रहे थे क्या होगा? तो ये भोजन की कमर नहीं टूटेगी, ये सिस्टम की कमर टूटेगी। और गैस के बिना अब किसी का नहीं चल सकता। पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके में क्या संतोष जी, अगर 2 दिन के लिए गैस का ऊपर नीचे हो जाए तो क्या परिवार पलेंगे? क्या भोजन के बिना रह पाएंगे लोग?
अब शिव जी इससे आगे जाने की बात है। 28 फरवरी को जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि सरकार को तुरंत इंतजाम करने चाहिए थे। आज मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारे वीडियो देखते हो और ट्रोल आर्मी को हमारे पीछे लगा देते हो गरियाने के लिए। अरे भैया, हम बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं, उनको सीख लो। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रात को 8 बजे आकर देश के नाम संबोधन करना चाहिए। तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारी को यह कहना चाहिए, जो व्यक्ति गैस की और सामान की कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर, देशद्रोह का कानून लगाकर तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए कालाबाजारी करने वालों को। और आपका जो अफसर, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो लाइसेंस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी भी स्थानीय निकाय का हो, अगर इन कालाबाजारियों से रिश्वत लेता है, उन अधिकारियों को भी रासुका के तहत गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा लगा के तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। ये कालाबाजारी अगर नहीं रुकी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर देशवासियों से कहना चाहिए कि हम दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई इसको स्टोर ना करे, कोई इसकी कालाबाजारी ना करे, कोई भी महंगे दामों पर एक टोल फ्री नंबर उनको जारी करना चाहिए कि अगर कहीं भी गैस की कालाबाजारी हो रही हो तो उस टोल फ्री नंबर पे आप इन्फॉर्म कीजिए, और वो नंबर सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होना चाहिए, ताकि जो अधिकारी वहां जांच करने जाए ये नहीं कि रिश्वत लेकर बैठ जाए। काला आज की तारीख में कालाबाजारी रोकना बहुत जरूरी है, और ये जो अफवाहों का बाजार जो गर्म हो रहा है, इसको रोकिए। सामने आकर आप तथ्यों के साथ अपनी बात कीजिए। जिस तरह से कोविड के टाइम में डेली का आंकड़ा जारी करते थे, अब आप डीजल, पेट्रोल और गैस का डेली का आंकड़ा सूत्रों के हवाले से नहीं, आधिकारिक तौर पर जारी कीजिए। सूत्रों के हवाले से नहीं सिर्फ जी, आधिकारिक तौर पर जारी जारी कीजिए, ताकि देश में पैनिक की स्थिति ना पैदा हो। और भगवान के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में थोड़ा सा गट्स दिखाइए, ईरान के साथ शीर्ष स्तर पर बातचीत कीजिए। उनके सुप्रीम लीडर का भी चयन हो गया है, उस रूट को भारत के लिए खुलवाइए। आप तो विश्वगुरु है ना, आपने तो वॉर रुकवा दी थी ना, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू से बात कीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब से बात कीजिए, या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कीजिए, या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कीजिए। लेकिन 146 करोड़ भारतीयों में से किसी एक भारतीय को भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित कीजिए। ये प्रधानमंत्री को आज आगे आकर अभी जरूर अभी करना एक चाहिए। बड़ी खबर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने ईरान से युद्ध बंदी की अपील की है। कल देर रात, यानी आज देर रात ही रूस के राष्ट्रपति से ट्रंप ने बात की फोन पर। ये अपील के बावजूद भी पुतिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमसे रूस ने अपील की और हमने ईरान से बात करके सीज फायर कराया। यह होता है एक सफल और सुलझे हुए व्यक्तित्व का। और यह काम अगर यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी निभाई होती तो यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब करते तो भारत का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता और भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे होते, जय जय भारत हो रहा होता। एक छोटी सी गलती ने भारत को यह काम कराने से वंचित करा दिया, और शायद ईरान भारत की बात टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि भारत ने अभी ईरान की बात स्वीकार की थी जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर की। उसमें ईरान भी सम्मिलित था, संतोष जी, जब सीज फायर की चर्चा हो रही थी। ऐसे ही एक दूसरे देश से संबंध बनाने से बात बनती है। जब आपको पता लग जाए कि फला आदमी आता ही है और उससे नुकसान होने वाला है, तो आदमी कुछ देर खामोशी अख्तियार करता है। क्या जरूरत पड़ी थी आपको एकाएक इजराइल जाने की? आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल गैस की किल्लत पर ही हम बात करेंगे, और गैस की किल्लत पर आप पैनिक ना हो, समस्या सुलझेगी। उम्मीद है जल्द ईरान और अमेरिका का युद्ध बंद होगा, क्योंकि अमेरिका घुटनों पर आ गया। पहली बार अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, वियतनाम से भी उन्हें बैक लौटना पड़ा, अफगानिस्तान से बैक लौटना पड़ा, उन्हें और भी कई देशों से बैक लौटना पड़ा है। अभी वो केवल एक निकोलस मादुरो को जरूर गिरफ्तार करके अपने देश ले गए। उस पर भी भारत को बोलना चाहिए था, उस पर भी नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर गैस से कैसे निजात मिले। हम नहीं सब शिव लोग जी, लेकिन एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। जब ये सारा संकट खड़ा हो रहा था, कल भाई विदेश मंत्री ने कहा ना कि पहले आपने जनवरी में एडवाइजरी जारी की। जब ये सारा संकट खड़ा हो रहा था, तो आपदा में अवसर तलाशते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह बनने की ओर अग्रसर थे। इससे पहले हमने वीडियो डाला, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी के साथ चर्चा की है। सिर्फ 2-3 संदर्भ बता देना चाहूंगा। 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री, याद है हम लोगों ने चर्चा की थी शिव जी। 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया था, और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? नागरिक देवो भव। और उन्होंने कहा था कि लोगों की, भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का निर्माण,
ये आवश्यक है। और यहां तक उन्होंने कहा था कि विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए यह अनिवार्य है कि भारत औपनिवेशिक मानसिकता के हर अंश को त्याग दे, लेकिन उसी सेवा तीर्थ में बैठकर 18 फरवरी 2026 को, शिव जी ध्यान से सुने दर्शक हमारी बात को, 18 फरवरी 2026 को एक कैबिनेट सचिवालय का एक मतलब फैसला हो गया, प्रधानमंत्री का कैबिनेट सचिवालय की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया और क्या बता दिया गया कि भैया प्रधानमंत्री विदेश दौरे के दौरान जो समझौते करेंगे उसके लिए कैबिनेट से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। तो क्या राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बाकी मंत्री झुनझुना बजाएंगे क्या कैबिनेट में बैठ के? क्या करेंगे कैबिनेट में बैठ के? यानी प्रधानमंत्री विदेश जाए और जो समझौते वो करे उसके लिए पूर्व में कैबिनेट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। और ये कब फैसला किया उन्होंने? इजराइल जाने से एक सप्ताह पहले। उसके बाद इजराइल गए और इजराइल जाकर उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा 16 एमओयू पे साइन कर लिए, जिसमें हमारे किसानों के लिए भी खतरनाक एमओयू है, जिसमें हमारे कृषि क्षेत्र एक तरह से ओपन हो गया। अब जरा मैं दर्शकों से कहूंगा, कल्पना कीजिए, नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। अभी तो वो डर के मारे अमेरिका नहीं जा रहे हैं कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या कर दे, लेकिन मान लीजिए कल को वो अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप उनको बिठा लेंगे, 4 कागज रख देंगे, जैसे वो बीजेपी वाले रखवा देते हैं कई बार कई लोगों के सामने, पर्चा वापस लो, कभी ये वापस लो, और उस पर जबरदस्ती साइन करवा लिए। और फिर आप भारत आके मना करोगे तो वो चला जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, चला जाएगा वो कहेगा नहीं, ये तो भारत की कैबिनेट का फैसला था कि कैबिनेट की मंजूरी जरूरत नहीं थी, प्रधानमंत्री खुद ही फैसला कर सकता है। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। अब प्रधानमंत्री ने सिग्नेचर कर दिया, या तो भारत इसको माने, और भारत नहीं मानेगा तो इतने हजार करोड़ लाख करोड़ यूएस डॉलर का मुआवजा दे हम। सोच लीजिए उस स्थिति की कल्पना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाया था तो प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा था। प्रधानमंत्री तानाशाह ना बन जाए इसके लिए मंत्रिमंडल वाला अंकुश लगाया गया था, मंत्रिमंडल फैसला ले इस तरह का अंकुश लगाया गया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही आपातकाल की सिफारिश कर दी थी। इसका पछतावा इंदिरा गांधी को भी था और देश की जनता ने सत्ता से बाहर करके सबक सिखाया था, और जिसका मुद्दा लगातार भाजपाई उठाते रहते हैं। आज उन्हीं भाजपाई के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने फैसला करवा दिया कि मैं विदेश जाऊंगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं समझौता करूंगा। संसद तो छोड़ दो, 146 करोड़ लोगों को तो छोड़ दो, ये जो अगल बगल जो मैंने बिठा रखे हैं मंत्री के तौर पे, इनको भी नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी में नहीं बताऊंगा। ये इतना खतरनाक फैसला था। दर्शक चाहे तो इससे पहले वाले डिबेट को जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर राकेश पाठक साहब ने एक एक तथ्यों का खुलासा हमारे सामने किया है। जी सर जी। चलिए फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम देंगे। दर्शक पैनिक ना हो, दर्शक साथ दें, और आपको भी कमेंट में ये पूछना चाहिए कि आखिर कैसे होगी गैस की समस्या का निजात। क्या इस समस्या से आप सहमत हैं? असहमत आप हमें भी लिख सकते हैं। आपको कोई और जानकारी हो तो भी लिख सकते हैं। हमें आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बिल्कुल शिव जी, और मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके हमें अपने अपने जिले, अपने अपने कॉलोनी के हाल से अवगत कराइए, वहां गैस का क्या हालात है। पैनिक मत होइएगा, जो सही खबर हो, जो पुख्ता खबर हो, जो आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो, उसके बारे में हमें अवगत जरूर कराइएगा। तो फिलहाल शिव जी को और हम दोनों को दीजिए इजाजत। कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।